बेसिक एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। तो आज सेशन लेने के लिए हमारे साथ सी संदीप यादव सर ने हमको ज्वाइन किया है। और इस सेशन के जैसे कि आज ट्वेंटी पर्सन शोभा वसीम मैम हुई, तो तुम राजू से रिक्वेस्ट है आज की क्वेश्चन के लिए। ओवर टू यू राजू। Good evening, everyone. It is my pleasure to introduce C.S. Sandeep Yadav, sir, a chartered accountant since 2015 with over a 15 year of experience in taxation, audit, and financial advisory. He is currently a partner at VGHSR Association LLP, providing practical and complex solutions to SMEs and growing businesses. His expertise spans GST advisory, income tax planning and litigation, audit, financial reporting, and business strategy, especially with strong professional experience and a solid academic background from the University of Delhi. He brings valuable real-world insight. And I would also introduce Shobha Vasan ma'am, an entrepreneur and educator with an experience of 32 years in the field of education. She worked in various public schools in Delhi before she joined Ryan International School as a biology teacher, from, from where she took her VRSS. During her school tenure, she was awarded for her good performance a number of times. She also assigned in Atal Tinkering Lab, which is a mission set up by Niti Aayog for transforming the innovation and entrepreneurship ecosystem in the country. She is a trained classical dancer in Odisha and had been a sport person with many awards under her belt. She is also an avid sitar player. She has been an integral part of Saksham Bharati since its inception. Over to Abhishek. तो थैंक यू सुराज जी फॉर द इंट्रोडक्शन। और आप मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज के स्पीकर सेशन सी एस संदीप यादव सर से क्लास शुरू करेंगे। ओके। Good evening to everyone. Myself C.S. Sandeep Yadav. Right now, currently I am partner at VGSHR and Associate. और मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे इनविटेशन के लिए और आज के लेक्चर के लिए इनवाइट करने के लिए सक्षम रोजगार सोसाइटी और उसके सभी मेंबरों को। एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। मैं अब मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को? अभिषेक जी आपका सर आ रहा है, आपका वॉइस क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू। सबसे पहले आज हमारा जो है मैं एक प्रेजेंटेशन आपको अभी शेयर कर रहा हूं। एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब जो सबसे मेन चीज है कि बैलेंस शीट को हमें बेसिक से अंडरस्टैंड करना है कि बैलेंस शीट होती क्या है, उससे हम क्या चीजें निकाल सकते हैं। किसी की भी बैलेंस शीट हो सकती है। बैलेंस शीट का वर्ड आते ही हमारे दिमाग में आता है कंपनी, बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, कि उनका ही बैलेंस शीट होता है। रियल लाइफ का भी बैलेंस शीट होता है। एक इंडिविजुअल अपना भी बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो जब तक हम अपने से किसी चीज को लिंक नहीं करेंगे तो उसको समझने के लिए हमें उतना ही ज्यादा प्रयास करना। तो हम अपने से भी लिंक करते हुए चलेंगे कि हमारी क्या बैलेंस शीट है किसी भी पर्टिकुलर डेट में। किसी को भी चीज को समझने के लिए उसको पर्सनल लिंक करना बहुत जरूरी है अगर उसकी डेप्थ में जाना है। तो आज हम ये एक बहुत ही बेसिक चीज स्टार्ट करेंगे कि बैलेंस शीट का मतलब क्या है। जैसा कि बैलेंस शीट के दो वर्ड हैं, बैलेंस एंड शीट। अगर हम इन दोनों वर्ड को डिवाइड कर देते हैं तो बैलेंस बनता है कि बैलेंस किस चीज का बैलेंस।
तो अब हमारा जो टॉपिक है वो अकाउंट से रिलेटेड है। तो अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो टू टर्म्स होते हैं, फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। फुल ऑफ अकाउंट्स, पूरा अकाउंट्स जिस पे बेस है वो डेबिट एंड क्रेडिट पे बेस है। तो बेसिकली व्हाट इज अ बैलेंस शीट, हम प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं जाते, हमें पूरी बेसिक से इस चीज को समझना है व्हाट इज द बैलेंस शीट और उसको एनालिसिस करना है। तो हमें फर्स्ट एक नॉर्मल लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड या एक नॉर्मल पर्सन है, उसको बैलेंस शीट हमें समझाना है। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से इस चीज को समझेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी चीज को समझने के लिए उसका वर्ड मीनिंग, कि बेसिक मीनिंग क्या है। आप किसी को भी पूछोगे कि बैलेंस शीट, तो वो भी बताएगा कि किसी चीज को बैलेंस करके और उसको प्रेजेंट करना। अब इसी चीज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अकाउंटिंग लैंग्वेज जो लिखी जाती है, रिटर्न होती है, वो डेबिट एंड क्रेडिट। आप सभी को पता है कि अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंसी है। आप सभी बताइएगा ताकि मेरे को लगे कि आप सभी एक्टिव हैं। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस किया जाता है इसमें, कि किसी साइड में डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। सेकंड थिंग, सेकंड वर्ड जो आता है सीट। सीट से हमें लगता है कि कोई पेपर सीट या कोई भी चीज हो सकती है जिसमें हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं। अब दो चीजों को, सीट मीन्स टेबुलर फॉर्मेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम इसको धीरे धीरे अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं कि बैलेंस शीट क्या हुआ। अभी तक जो हमने टू सेंटेंस में सीखा, डेबिट और क्रेडिट को प्रेजेंट करने की एक टेबुलर फॉर्मेट होता है जिससे बैलेंस शीट कहते हैं, राइट। तो बैलेंस शीट क्या है, डेबिट और क्रेडिट का एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना, उसको ही बैलेंस शीट बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है जो कि आप किसी भी बच्चे को, किसी को भी समझा सकते हो कि बैलेंस शीट क्या है, सबसे बेसिक एसेंशियल। अब बैलेंस शीट क्या है, ये तो हमने उसका वर्ड मीनिंग जो है वो आप लोगों को समझाया कि व्हाट इज बैलेंस शीट, उसका मीनिंग क्या है, लेमैन डेफिनेशन। अब अकाउंट्स की लैंग्वेज में चलते हैं, क्योंकि हमारा कोर टॉपिक अकाउंट से रिलेटेड है, तो हमें उसे अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। बैलेंस शीट क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है कि एक मिनट, मैंने नेक्स्ट, ये अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस होता है। आप लोगों को अकाउंटिंग का थोड़ा नॉलेज होगा। तो सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई वो पेमेंट है, रिसिप्ट है, सेल है, परचेज है, क्या है वो। फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, व्हाट इज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि वो सेल है। फिर उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है कि उसको डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। सपोज कोई एक्सपेंस हमने किया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश या पार्टी टू क्रेडिट। रिकॉर्डिंग हो गया। अब वो रिकॉर्डिंग को हम पोस्ट कर देते हैं कि एक्सपेंस अकाउंट एक्सपेंस हेड में चला जाता है, कैश या बैंक अकाउंट में चला जाता है। फोर्थ स्टेप पे आता है, उससे हमारा एक लिस्ट बन जाता है पूरे पोस्टिंग करने के बाद डेबिट और क्रेडिट का एक प्रॉपर लिस्ट बन जाता है, जिसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, जिसमें समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है। उस ट्रायल बैलेंस से फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेजर 3 पार्ट्स होते हैं जो आज का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड अदर रिपोर्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लाइक दैट। तो ये पूरा अपना अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसका एंड प्रोडक्ट क्या है, सभी बताइए। एंड प्रोडक्ट होता है बैलेंस शीट, पीएनएल। हम जितनी सभी अकाउंटिंग एंट्रियों को
पोस्ट करते हैं, जैसे कि आपने पीछे सेशनों में भी देखा होगा कि उसको ट्रायल बैलेंस बनता है या अकाउंट्स का नॉलेज है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल रिपोर्ट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारा क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट हुआ किसका, एक अकाउंटिंग प्रोसेस का। बैलेंस शीट इज ए लास्ट प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हम अकाउंट्स को जितना भी चाहें, कुछ भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करें उस लैंग्वेज में, लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के आता है वो बैलेंस शीट निकल के आता है। समझिएगा, हमने पूरा लेसन लर्न किया, उसमें हम देखते हैं कि हमारा क्रक्स क्या आया, या हम कोई भी मूवी देखते हैं, सपोज हमने कोई मूवी वॉच की, उसको पूरी मूवी को हमने 3 घंटे का स्पेंड किया, और लास्ट में हमारा जो कंक्लूजन होता है, हिंदी में जिसे बोलते हैं सार, क्या कंक्लूजन या सार निकल के आया, हम उसको 2 या 4 लाइनों में एक मुहावरे के तौर पे प्रेजेंट करते हैं कि इस मूवी का ये मीनिंग था। सेम थिंग यहाँ पे है कि हमने पूरी अकाउंट्स, पूरा बुक्स रिकॉर्ड किया, उसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लेके आए, ट्रायल बैलेंस बनाया, और लास्ट में जो चीज निकल के आए, कंक्लूजन, सार या थीम ऑफ द प्रोडक्ट, वो क्या है, बैलेंस शीट। तो अभी तक हमने लेमैन की लैंग्वेज में ये समझा कि बैलेंस शीट डेबिट और क्रेडिट का एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन है, और जो अकाउंटिंग हम पूरा करते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट या लास्ट आइटम है, जो कंक्लूजन ऑफ द अकाउंट्स का बोल सकते हैं कि कंक्लूजन ये निकला, बैलेंस शीट। तो अभी हमें ये 3 चीजें बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बहुत ही बेसिक चीज, बिल्कुल लेमैन, अकाउंटिंग का बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हमने, ताकि एक सभी तरह के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ताकि कोई कॉमर्स बैकग्राउंड भी हो सकता है, नॉन कॉमर्स भी, तो हमें ये मान के चलना होगा कि सभी बिल्कुल जीरो लेवल से, बैलेंस शीट का जीरो लेवल से। तो हमने बैलेंस शीट में ये चीजें सीखी। नेक्स्ट स्लाइड। अब मन में आता है कि बैलेंस शीट किस तरह की होगी, क्या होता है बैलेंस शीट में, किस तरह के प्रेजेंट किया जाता है बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ये एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर है, जो एक बैलेंस शीट का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर बैलेंस शीट का है, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो आपको आगे अभी हम बताएंगे कि किस तरह के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर हैं। तो बैलेंस शीट का, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया, डेबिट और क्रेडिट है। तो इससे आपको एक क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें डेबिट और क्रेडिट आएगा। ओके, सेकंड चीज कि एक टेबुलर फॉर्म में होता है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि टेबुलर फॉर्म में भी होगा, बट ऑब्वियस है अकाउंट से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं अमाउंट भी आएगा इसमें, राइट। तो हमने ये एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है कि ये VGSHR एंड एसोसिएट LLP का एक बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 26 को। इसके क्रेडिट साइड में लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी आते हैं, ओनर्स कैपिटल आता है, क्योंकि लायबिलिटी एंड ओनर्स का कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो इस साइड आते हैं, ठीक है। और जिनका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स, नॉन करंट, फिक्स एसेट्स, कैश, वो एसेट साइड आते हैं। और सबसे मेन ब्यूटी ऑफ बैलेंस शीट क्या होती है, जो हमें किसी भी बैलेंस शीट में चेक करना है, उनका डेबिट और क्रेडिट, टोटल ए जो और टोटल बी हमेशा मैच होता है, हमेशा सेम अमाउंट होता है, इवन पैसे में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि एक बैलेंस शीट एक टेबुलर फॉर्म में होती है, समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है, और एक ये लास्ट फाइनल प्रोडक्ट होता है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का, राइट। तो इसमें बैलेंस शीट में हम आगे किसी बहुत बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट भी देखेंगे, उसको भी एनालिसिस करेंगे, बट
वो है अभी लास्ट की स्लाइड में एडवांस लेवल पे। अब आप कह रहे हैं, सोचेंगे कि सर इसमें तो तीन ही आइटम है, कैपिटल अकाउंट एंड लायबिलिटी, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। नहीं, ये एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर है। इसमें कैपिटल लायबिलिटी में बहुत सारे हेड होंगे, करंट एसेट्स में बहुत सारे हेड होंगे, कैश, कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री डेटर्स, और नॉन करंट एसेट्स में लाइक फिक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सिंपल और एक छोटा स्ट्रक्चर लिया है ताकि इसको हम बेटर समझ सके। ठीक है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बैठ गया कि एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। क्रेडिट ट्रायल बैलेंस से जो क्रेडिट आएंगे वो इस साइड आएंगे, ट्रायल बैलेंस से जो डेबिट आएंगे वो एसेट साइड आएंगे। इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट्स, राइट। तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ताकि हमें बैलेंस शीट के बारे में और कुछ पता लगे। सभी को क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमने अभी बात किया कि ये एक स्ट्रक्चर है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है बैलेंस शीट का। अब हम ये कहते हैं कि सर बैलेंस शीट फिर पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा। इंडिया में, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एप्लीकेबल लॉ ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेट। फॉर्मेट किसका? बैलेंस शीट का, कि कौन सा फॉर्मेट कौन सी बैलेंस शीट पे एप्लीकेबल होगा। जनरली हमें कोई ना कोई बैलेंस शीट अगर डे टू डे में मिल जाती है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, अच्छा ये इस तरह की कंपनी है तो इस पे कौन सा फॉर्मेट लगेगा। तो ये डिपेंड करता है, बैलेंस शीट डिपेंड्स ऑन लो टाइप ऑफ द एंटिटी। फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट किस पे डिपेंड करता है इंडिया में, कि वो किस तरह की एंटिटी है और उस पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। जनरली इन इंडिया 3 टाइप्स ऑफ लॉ जनरली। अब ऐसे कहें तो जी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके लिए अपने अलग फॉर्मेट है, बाकी और कंपनियां हैं उनके लिए अपने अलग फॉर्मेट। बट जनरली प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है, उसमें कंपनीज एक्ट 2013 ने अपना फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया, बट सेम ही है। उसका प्रेजेंटेशन का है कि कोई एसेट्स ऊपर डाल दिया, कोई एसेट्स नीचे डाल दिया, प्रेजेंटेशन सेम है। डेबिट और क्रेडिट का टेबुलर प्रेजेंटेशन ही है, बट उसके अकॉर्डिंग टू लॉ उसमें वर्डिंग और प्रेजेंटेशन का छोटा मोटा चेंज है, बट बेसिक कंसेप्ट वही है। क्या बताया था बैलेंस शीट का बेसिक कंसेप्ट? प्रेजेंटेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन टेबुलर फॉर्म ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। एलएलपी एक्ट है, वो एलएलपी एक्ट को बताती है। बाकी जो बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सपोज प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, एनजीओ, वो अपना जो इंस्टीट्यूट है जो सीए को गवर्न करता है, उसने अपने गाइडेंस नोट्स दे रखे हैं। उन्होंने एक नोट्स दे रखे हैं कि एक प्रॉपर फॉर्मेट हो, उस गाइडेंस नोट्स के अकॉर्डिंग उस बैलेंस शीट बनाया जाता है। अब ये रिक्वायरमेंट सभी लॉ में क्यों आई, हमें क्यों बताना पड़ा कि इस फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनेगा? क्योंकि सिमिलरिटी के लिए, किसी चीज को कंपैरिजन करने के लिए सभी चीजों का बेस होना, सेम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड दूसरी प्राइवेट लिमिटेड को कंपेयर करते हैं तो उनका बेस सेम होना चाहिए। सपोज एक ने फिक्स एसेट कहीं ऊपर डाल दिया, किसी ने उसके नीचे लगा दिया, किसी ने कहीं डाल दिया, तो वो कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखता हूं तो मैं उसमें फिक्स एसेट्स देखता ही रह जाऊंगा कि कहां डला हुआ है, सब ठीक है। तो एक सिमिलर प्लेटफॉर्म लाने के लिए ये एक्ट में रिक्वायरमेंट आई कि सभी को इस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि कंपैरिजन में, रिपोर्टिंग में और एनालिसिस में आसानी हो। इसीलिए हमारे अब प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी के लिए तो कानून है, उस कानून के अनुसार ही
उनकी रिपोर्टिंग होगी, राइट। अब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एनजीओ, उनके लिए ऐसा कोई एक्ट, स्पेसिफिक एक्ट नहीं है जो बैलेंस शीट, तो उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को एंट्री हुई कि उन्होंने बताया कि इनके लिए क्या फॉर्मेट है ताकि उनका भी कंपैरिजन इजीली हो सके दूसरी एंटिटियों के साथ। अगर हम उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनाते हैं तो फिर उसको कंपैरिजन करने में और एनालिसिस करने में हमें प्रॉब्लम आती है, राइट। तो हमें यहां से चीज क्लियर हो गई कि इनकम जो बैलेंस शीट है वो फॉर्मेट कैसे डिसाइड होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट किस चीज पर डिपेंड करता है? सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, एलएलपी है, एनजीओ है। जैसे हमारी सोसाइटी है वो एक एनजीओ है, तो उसके ऊपर एनजीओ वाले बैलेंस शीट का फॉर्मेट लगेगा। सेकेंड चीज, ये चीज आया क्यों, फॉर्मेट आई क्यों, या ये कहां से फॉर्मेट आता है? ये फॉर्मेट इसी चीज के लिए आया ताकि चीजें एक सिस्टम से बने और एक चीजों को कंपेयर करने में इजी हो। गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाने के लिए, इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, और स्टूडेंट को उस चीज को आगे प्रैक्टिस में ढालने के लिए, ताकि कल को किसी की बैलेंस शीट बनानी हो तो वो एक ही फॉर्मेट बनाएगा। अदरवाइज वो अपना फॉर्मेट बनाएगा, मैं अपना फॉर्मेट बनाऊंगा, कोई थर्ड पर्सन है वो अपना फॉर्मेट बनाएगा, तो सिमिलरिटी नहीं रह पाती है। सिमिलरिटी नहीं रहेगी तो उसमें ऊपर नीचे कोई चीजें गलत भी डाल सकता है, कोई चीजें, क्योंकि बैलेंस शीट की इंपोर्टेंसी मैं सबसे लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि बैलेंस शीट की इंपोर्टेंसी क्या है। एक चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बैलेंस शीट लास्ट प्रोडक्ट है पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस का, राइट। तो पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट प्रोडक्ट है, तो उससे कुछ ना कुछ तो चीज निकल के आती होगी, क्योंकि ये मैंने क्या था, मूवी का कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन अगर हमारा सही है और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो उससे डिसीजन भी सही लिए जाते हैं, राइट। अब हम चलते हैं, हमें ये पता लग गया कि बैलेंस शीट क्या है, उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि किस तरह का डेबिट और क्रेडिट का टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। अब ये करेंगे जी, हमें बैलेंस शीट बनानी है या समझनी है, तो वो बैलेंस शीट कैसे बनी होगी, किस लॉ के अकॉर्डिंग बनी होगी, इस ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना है। अच्छा, ये प्राइवेट लिमिटेड है तो इसकी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बना होगा। हर एक कंपनीज एक्ट में फॉर्मेट दे रखा है कि किस तरह से, और हर एक एक्ट में अपना अपना फॉर्मेट। तो हमें ये पता चल गया बेसिक कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां से आता है, राइट। नेक्स्ट, ये अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको समझा ही दिया कि अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट है। लास्ट और फाइनल प्रोडक्ट है तो इसमें हमें कंक्लूजन मिलेगा, और कंक्लूजन अगर पूरी मूवी नहीं देखनी तो आप कंक्लूजन पे आके उससे समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब बैलेंस शीट में बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी कंपनी का बैलेंस शीट है, ये वाले देखते हैं। ये टीसीएस का बैलेंस शीट है। टीसीएस कंपनी का सबने नाम सुना होगा। अब ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट है। तो इसमें क्या है, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स, मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि कोई चीजें ऊपर हो सकती है टेबुलर फॉर्म में, कोई नीचे हो सकती है, ठीक है। मैंने वहां पे इक्विटी, लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मेन हेड लिए थे। सेम चीज देखिएगा, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। मैं आपको टीसीएस की बैलेंस शीट 31/3/2025 की आपको दिखा रहा हूं, जो टीसीएस कंपनी की है, राइट। तो हमने सबसे पहले मेन स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, देखिएगा, ये था, इसमें वही था, लायबिलिटी, करंट, नॉन करंट एसेट्स, सेम वही चीज है। क्यों सेम है? क्योंकि कंपनीज एक्ट में किसी भी लॉ में उस चीज को डिफाइन किया हुआ है, तो सभी को सेम सिमिलर फॉर्मेट में बनाना मैंडेटरी है, अदरवाइज सभी अपने हिसाब से बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, ये मैंने अभी डिटेल में आपको लोगों को नहीं समझाया, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। इसका भी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि नॉन करंट एसेट्स में
फिर करंट एसेट्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, ठीक है। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गई। इसमें इक्विटी में क्या क्या है, अब ये इक्विटी एंड लायबिलिटी डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे। प्राइवेट लिमिटेड है और लिमिटेड कंपनी है तो शेयर कैपिटल आएगा, वही एलएलपी या पार्टनरशिप है तो पार्टनर कैपिटल आएगा, ट्रस्ट है, एनजीओ है तो जनरल फंड या कैपिटल कॉर्पस फंड आएगा, है ना जी। अब करंट लायबिलिटीज से ऊपर करंट एसेट्स, नीचे करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। तो मेजर 5 हेड रहते हैं बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब इसके कोरस्पोंडेंस फिगर होते हैं कि इसका क्या है। अब हम पार्ट करेंगे कि एक बैलेंस शीट को स्टडी करने के लिए क्या चीजों को ध्यान रखना है। पार्ट्स ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द फर्म ऑफ कंपनी। बैलेंस शीट के ऊपर सबसे टॉप में सबसे पहले बताया जाएगा कि ये किस कंपनी या किस एंटिटी की बैलेंस शीट है। जो मैं अभी आपको पार्ट्स बता रहा हूं वो मैंडेटरी पार्ट्स हैं जो हर एक बैलेंस शीट में, चाहे वो बहुत छोटी कंपनी का हो और चाहे हम टीसीएस कंपनी का देख रहे हैं उसमें भी मिलेगा। दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या नाम आ रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो हर एक बैलेंस शीट में टॉप पे आपको कंपनी का नाम मिलेगा कि ये किसका बैलेंस शीट है, अदरवाइज नहीं होगा। ये इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि टॉप में ही मिलेगा, अदरवाइज कोई बॉटम में लिखेगा, कोई लेफ्ट में लिखेगा, कोई राइट में लिखेगा, तो उससे सिस्टमैटिक चीजें नहीं बन पाती। तो उसके लिए स्पेसिफिक प्लेस है टॉप ऑफ द बैलेंस शीट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है एज ऑन। बैलेंस शीट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट क्या बताती है, एक पर्टिकुलर डेट का पोजीशन बताती है। पीएनएल क्या होता है कि वो पूरे ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पूरा वो बताता है कि इस पूरे पीरियड में क्या हुआ। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है हमेशा, एज ऑन डेट, एज एट डेट 31 मार्च, हमेशा 31 मार्च, 31 दिसंबर, किसी भी डेट का। देसी भाषा में बोले, इस दिन में इस कंपनी की क्या औकात है, उसे बैलेंस शीट दर्शाती है। अब मैं हूं संदीप यादव की बैलेंस शीट में क्या औकात है, तो वो मैं एक पर्टिकुलर डेट में बताऊंगा कि 31 आज की डेट में ये है। ओके, तो हमें क्या देखना है कि बैलेंस शीट किस डेट का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे मांगा कि जी 31/3/2024 के लिए क्या हो, आप 25 के लिए आए, निजी कब बैलेंस शीट बनती है, तो वो एक पर्टिकुलर डेट की होती है कि ये बैंक बैलेंस है, इस दिन का बैंक बैलेंस यही मिलेगा, इस दिन का फिक्स एसेट्स का बैलेंस यही मिलेगा, राइट। सेकंड पार्ट, टाइप ऑफ द बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट किस टाइप का है। बैलेंस शीट बहुत डिफरेंट, मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा बट बैलेंस शीट की इंपोर्टेंसी चेंज हो जाती है। बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट भी होती है। एक होती है सबसे पहले ऑडिटेड बैलेंस शीट जिसमें सीए साइन करता है, देखिएगा इसके बॉटम में सीए ने साइन किए हुए, तो वो ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है जो कि फाइनल बैलेंस शीट होती है कंपनियों की। एक प्रोविजनल बैलेंस शीट भी बनता है। प्रोविजनल का मतलब कि हमें एक फोरकास्ट करने के लिए, बजट के लिए ये बैलेंस शीट बना दी है, तो उसमें लिखा होता है हर एक बैलेंस शीट में जैसे स्टैंड लोन बैलेंस शीट है तो हर एक बैलेंस शीट में ऑडिटेड बैलेंस शीट ऊपर लिखा होगा या प्रोविजनल बैलेंस शीट, ठीक है। तो टाइप ऑफ बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए प्रोविजनल बैलेंस शीट है या ऑडिटेड बैलेंस शीट है, राइट। उससे इंपॉर्टेंस पता चलता है। ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो मींस सीए ने ऑडिट किया हुआ है, सीए के साइन है, ठीक है, ये जी ऑडिटेड बैलेंस शीट है। प्रोविजनल बैलेंस शीट सीए साइन नहीं करता, वो कंपनी मैनेजमेंट खुद तैयार करती है अपने बजट और फोरकास्टिंग के लिए कि भाई मेरा आज की पोजीशन क्या है, और वो किसी भी डेट में बना सकती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, क्रॉस पीरियड। बैलेंस शीट में हमेशा टेबुलर फॉर्म में
कोरस्पॉन्डेंस ईयर भी होता है, जैसे कि 31/3/2025 है तो इसका सेम कोरस्पॉन्डेंस ईयर 2024 मिलेगा, मतलब कि इसका लास्ट सेम पैरामीटर में आपको फाइनेंशियल ईयर मिलेगा। ये भी मैंडेटरी कॉलम है कंपनी सभी में कि कोरस्पॉन्डेंस फाइनेंशियल ईयर आपको मिलेगा। अगर वो नहीं है तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि जी ये तो जो फॉर्मेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उस फॉर्मेट में नहीं है। तो आपको हमेशा कोरस्पॉन्डेंस फाइनेंशियल ईयर चेक करना है कि वो किस फाइनेंशियल लास्ट ईयर किससे, ताकि कंपैरिजन हो पाए कि लास्ट ईयर में तो आपका ये था, इस साल में आपका इतना चेंज क्यों हुआ, डिसीजन लेने के लिए कि इस पिछले बार आपका 65 का आपकी 44 हुआ, डिक्रीज क्यों हुआ। तो लास्ट ईयर कोरस्पॉन्डेंस फाइनेंशियल ईयर कोरस्पॉन्डेंस पीरियड जरूर होगा। सेकेंड चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर। बैलेंस शीट पे किस किस के सिग्नेचर होते हैं। बैलेंस शीट बना दी, मैंने बना दी, आपने बना दी, कौन कौन साइन करता है। अब ये बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट है। ऑडिटेड बैलेंस शीट मीन्स जो फाइनल बैलेंस शीट है, जो चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो ऑडिटेड बैलेंस शीट आ गया तो फर्स्ट वर्ड है ऑडिट। ऑडिट आ गया तो सीए साइन करेगा, जैसे कि इसमें बॉटम में देखिएगा BSR एंड कंपनी LLP है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पार्टनर है, इन्होंने साइन किए हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर ऑडिटेड बैलेंस शीट में किसके, सीए के सिग्नेचर होने जरूरी है। कोई आपको बैलेंस शीट दिखा दे कि जी ये बैलेंस शीट है, आप देखेंगे ऑडिटेड है, अरे भाई सीए ने तो साइन किए नहीं, तो ऑडिटेड बैलेंस शीट तो कैसे हुई, तो वो समझ जाएगा कि भाई आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है। सेकंड, ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, भाई सीए ने तो साइन किए हैं, बट कंपनी ने किस, कंपनी की ओर से कौन साइन करेगा, टीसीएस की ओर से किसने साइन किए, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, डायरेक्टर सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CFO। तो बैलेंस शीट में दो बंदों के किनके सिग्नेचर होने जरूरी है, ऑडिटेड बैलेंस शीट में सीए के, ऑडिटर के एंड डायरेक्टर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। ओके, अब डिपेंड करेगा, सिग्नेचर डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ बैलेंस शीट पे। ये ऑडिटेड बैलेंस शीट है, अगर प्रोविजनल बैलेंस शीट हुई तो क्या हुआ, यहां से सीए हट जाएगा, सीए उड़ जाएगा, क्योंकि वो सीए जैसे ही साइन करता है तो वो बैलेंस शीट ऑडिटेड वर्ड आगे प्रीफिक्स हो जाता है। तो फिर उसमें क्या होता है, सबसे पहले ओनली डायरेक्टर और कंपनी के साइन होंगे, राइट। तो सिग्नेचर में किन दो पार्टियों के होते हैं, अगर वो ऑडिटेड है तो सीए साइन किएगा, अगर वो ऑडिटेड नहीं है तो मैनेजमेंट के तो सिग्नेचर होने ही होने हैं, चाहे वो प्रोप्राइटर भी हो सकता है, प्रोप्राइटर केस में, पार्टनरशिप में पार्टनर के सिग्नेचर होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक में डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं, राइट। तो सिग्नेचर पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अमाउंट, अगली चीज, अगला पार्ट क्या है, अमाउंट। हमें बैलेंस शीट स्टडी करने, हम देख रहे हैं यार ये टीसीएस में 8,346 रुपए है, नहीं, ये किस चीज में है, दो चीजें देखनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग करेंसी क्या होती है बैलेंस शीट की, जैसे कि इसके टॉप में देखिएगा रुपी का साइन है और उसके साइड में करोड़ लिखे हुआ, तो हमें दो चीजें, बैलेंस शीट अमाउंट जो है वो किस में है, रिपोर्टिंग करेंसी आर रुपीज में है, यूएसडी में है, राइट। तो हमें सबसे पहले, कई बार हम बैलेंस शीट देख लेते हैं वो यूएसडी में होती है, तो हम देखते हैं अरे सर ये तो रुपीज में बहुत कम आ रही है, फिर देखते हैं ओहो ये तो यूएसडी में। तो सबसे पहले उसकी रिपोर्टिंग करेंसी हमें चेक करनी पड़ेगी। ये भी मैंडेटरी है बैलेंस शीट के ऊपर रिपोर्टिंग करेंसी लिखना कि रिपोर्टिंग करेंसी रुपीज में है, अदरवाइज यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंसी जैसे यूएसडी है या डॉलर है, जो भी है उसमें लिखा होगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज कि अमाउंट किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, करोड़ में लिख रहा है या थाउजेंड्स में लिख रहा है, देखो इसमें लिखा हुआ है करोड़, ताकि कंपैरिजन करते वक्त किसी को, अब आपको ये ना लिखा जाएगा तो क्या समझेंगे कि ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, 8,000 रुपए ही है प्रॉपर्टी टीसीएस की, नहीं वो करोड़ में है, ताकि हम किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करें तो हमें करोड़ के साथ ही कंपेयर करना है। और दूसरी चीज, करंट फाइनेंशियल ईयर एंड लास्ट करंट फाइनेंशियल ईयर सेम रिपोर्टिंग पैरामीटर्स होंगे। सपोज ये करोड़ में है तो ये भी ही करोड़ में ही होगा और सेम करेंसी में होगा, राइट। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो जनरली हम
कंपेयर करते वक्त ध्यान नहीं देते। तो हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट किस करेंसी में और किस पैरामीटर में, करोड़ में, थाउजेंड्स में या एब्सोल्यूट में है। अब बैलेंस शीट आ जाती है हमारे पास। बैलेंस शीट में एक लाइन लिखी होती है जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्टैंड लोन बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या लाइन है? बाकी चीजें देखो, हमने ऊपर बैलेंस शीट है, इसका स्ट्रक्चर है, ये भी देख लिया, अमाउंट कैसे है, क्यों प्रेजेंट है, ये भी देख लिया, किसके सिग्नेचर होते हैं, हमने ये भी देख लिया। ये एक लाइन क्या है, इसका क्या मीनिंग है? ये बंदर की पूंछ है। क्या है याद रखने के लिए? बंदर की पूंछ। ये बैलेंस शीट की पूंछ है, ये पूरी बैलेंस शीट है, ये उसकी पूंछ है। ये बताएगी कि ये बैलेंस शीट बनी कैसे। इसके नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं इन अकाउंटिंग लैंग्वेज में। पूछ को क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स, कि ये बैलेंस शीट कैसे बनी। समझे? इसमें डिटेल्स होती है कि बैलेंस डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हुआ, क्या हुआ, कैसे कैलकुलेट हुआ, जो ये फिगर निकल के आई वो किस बेस पे निकल के आई। ओके, अगर हमें इसे अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है, तो हमारा टाइम की वजह से हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि नोट्स टू अकाउंट्स भी बैलेंस शीट के साथ होने चाहिए। अगर बैलेंस शीट की पूछ नहीं है तो ये बैलेंस शीट अधूरी है, इनकम्प्लीट है। ये होना ही इसकी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है। तो हम जब भी कोई बैलेंस शीट देखेंगे तो हम उनसे बोलेंगे कि जी इसके नोट्स टू अकाउंट्स कहाँ है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इनको नॉलेज है। नोट्स टू अकाउंट्स में सारी चीजें लिखी होती है कि कैसे ये डेप्रिसिएशन निकला, कैसे ये कैपिटल की डिटेल आई, वो चीजें डिटेल्स में होती हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स क्या है? बंदर की पूंछ, यानी कि बैलेंस शीट की पूंछ, कि बैलेंस शीट के पीछे क्या है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन हम कहीं भी अप्लाई करते बैलेंस शीट का, आपने नोट्स टू अकाउंट्स नहीं दिया तो स्पेसिफिक क्वेरी आएगी जी इसके नोट्स टू अकाउंट सबमिट करें। ठीक है, ओके। अब आ जाता है लास्ट, नोट नंबर। अब हम देखेंगे सर ये नोट नंबर क्या है। ये 8.A, 8.7, 8B, 6A, मैंने क्या बताया था, ये टेबुलर फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट का समरी है, एक कंक्लूजन है। अब प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट नंबर ए है, 8A है, जिसमें 8346 की डिटेल है। तो इसके पीछे हमें बहुत सारे पेज मिलेंगे बैलेंस शीट के पीछे, कि इसका टोटल 8346 का कैसे आया, वो नोट्स 8A में है। ओके, तो हमें 8A में जाकर के बताना पड़ेगा कि जी TCS के पास देखना पड़ेगा कि इतना प्लांट है, इतना मशीनरी है, इतना फिक्स एसेट्स। तो इन सब चीज की डिटेल इन नोट्स में बैलेंस शीट के साथ अटैच होती है, जो कि हमें बैलेंस शीट की इन डिटेल में नॉलेज देता है। कि इन डिटेल में अब हम यहां देखेंगे कि जी सबसे ये करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6C है, 4542। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब बैंक अकाउंट कितने हैं TCS के पास, कैश बैलेंस कहाँ कहाँ है, मानेसर में कितना है, गुड़गांव में कितना है TCS, दिल्ली में TCS कितना है। तो पूरा वो एनेक्जर बना हुआ है, नोट्स का मतलब एनेक्जर, उन सबको टोटल करके यहाँ पे प्रेजेंट किया है। समझे? अगर यहीं पे हम पूरी जितनी भी TCS की ब्रांच का कैश इन हैंड लिख देंगे तो बैलेंस शीट क्या बन जाएगी? अनकंपेरेबल, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनेगी। इसीलिए इसको एनेक्जर बना दिया कि इस फ्रंट में ये है, इसके पीछे जैसे कि अपनी मार्कशीट आती है रिजल्ट में कि जी 500 में से हमें कितने लिए, 400। ओके, अब हमें सब्जेक्ट वाइज देखना है तो हम उसी टेबल में जाके देखते हैं कि हिंदी में हमारे मार्क्स कितने आए, इंग्लिश में कितने आए। सेम ये हमें टोटल बता रहा है कि कैश उनका ये हेड का टोटल ये है। अगर हमें इसको इंडिविजुअल देखना है तो फिर हम इसके टेबल फॉर्म में जाएंगे, अंदर जाएंगे। ओके, तो सबसे मेन चीजें हमें क्या क्या पार्ट्स में पढ़ा, एसेट्स, बैलेंस शीट किस ऑर्गेनाइजेशन का है, नेम ऑफ द कंपनी, किस डेट में है, टाइप ऑफ बैलेंस शीट, पीरियड, सिग्नेचर और अमाउंट। ओके,
तो हमें एक बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें देखनी वो हमने पढ़ लिया। अब ऐसे ये क्लासिफिकेशन जो मैं बता रहा था कि अंदर क्या क्या आता है, जैसे करंट एसेट्स में कैश, डेटर, इन्वेंट्री, स्टॉक वगैरह आता है। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। और ये किस हिसाब से अरेंज होता है? लिक्विडिटी के हिसाब से। लाइबिलिटी साइड में क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म लोन्स जनरली लेस देन 12 मंथ्स वाली लाइबिलिटी जो मेच्योर हो जाती है विद इन 12 मंथ्स। नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंक्लूडिंग प्रोविजन एंड ऑब्लिगेशन। प्रोविजंस हैं कि सपोज मार्च की सैलरी है वो पेबल बुक कर रखी है तो वो करंट लाइबिलिटीज में आएगी। ओके, अब हम ये मैंने जो बताया कि बैलेंस शीट जो है वो एक कंक्लूजन है। कंक्लूजन किसका? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। किस दिन का? एक पर्टिकुलर डेट का। अब हम उससे क्या निकाल सकते हैं? भाई हमारे पास एन नंबर ऑफ अकाउंट्स है, एन नंबर ऑफ, अभी हमने टीसीएस की बैलेंस शीट देखी उसमें कितना है, तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या क्या रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं हम, एडवांस एनालिसिस। बैलेंस शीट से हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई हमारे रेशियो किस, लिक्विडिटी क्या है कि कंपनी के पास कैश अवेलेबल है या नहीं है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां जा रही है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि कंपनी को कितना कैश कोर चाहिए, फ्यूचर में हमें इतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए ताकि फंक्शन स्मूथली चले। कैश फ्लो लिंकेज की कहां से हमारा इनकम आएगा, कहां जाएगा। और फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं कि एक कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर का बेस यही होता है कि बैलेंस शीट से हम इन चीजों को, कंपनी की एनालिसिस की कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। हम कहते हैं कि कंपनी डूब रही है तो वो बैलेंस शीट से ही पता लगता है। हम कहते हैं कंपनी ग्रोथ कर रही है, कैसे पता लगता है? बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट से ये चीजें निकाली जाती है, रेशो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश फ्लो, कहां से पैसा आएगा कहां जाएगा, ये चीजें। क्योंकि बैलेंस शीट क्या बताती है? पोजीशन या कंपनी की औकात। देसी भाषा में कंपनी की क्या औकात, आज कंपनी के पास कितना कैश है, राइट। अब प्रोफेशनल रेलिवेंस क्या है? सपोज कि एज ए ऑडिटर या एज ए ऑडिटी बाय आप, कि हम ऑडिट और कंप्लायंस, जीएसटी की, उसका जीएसटी की क्या हम कर सकते हैं, बैंकिंग कैसे पैसे उनसे फंड और ले सकते हैं कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, कंपनी की पोजीशन भी है या नहीं है फंडिंग के लिए, और स्ट्रेटजी बनाने के लिए बिजनेस एडवाइस। सर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, हम किसी दूसरे डाइवर्जन में जाएं, हमारे पास इतने फंड हैं, हम इसको कहीं और लगाएं। तो इससे हम प्रोफेशनल एडवाइस जो दी जाती है, कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो बैलेंस शीट के बेस पे ही होती है। जो डॉक्यूमेंट होता है वो बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट बहुत बड़ी चीज है, हम उसको पूरा दिन भी लगा सकते हैं, बट हमें एक बेसिक एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट चाहिए था कि जो बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट किस तरह से उसके पार्ट्स को स्टडी किया जाता है, जो बेसिक पार्ट्स है। बैलेंस शीट कहीं कोई इनकम्प्लीट तो नहीं है बेसिक पार्ट से। तो और उन सबसे बैलेंस शीट से क्या चीजें निकल के आती है? दो चीजें, एक एडवांस एनालिसिस, कंपनी इन हाउस एनालिसिस करती है कि कंपनी को पैसे कहाँ लाने, कहाँ जाने, और प्रोफेशनल एनालिसिस कि कंपनी को पैसे कहाँ और लगाने चाहिए, कंपनी को कहाँ क्या करना चाहिए, कोई लाइबिलिटी जीएसटी या टैक्सेशन की लाइबिलिटी तो ज्यादा नहीं है ना। तो ये सब चीजें बैलेंस शीट से ही कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारा जो टॉपिक था बैलेंस शीट को एनालिसिस करने का और बैलेंस शीट को एक स्टडी करने का। तो बैलेंस शीट क्या हुआ, एक बार शॉर्ट समरी रिवीजन कर लेते हैं। बैलेंस शीट टेबुलर फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। फॉर्म, अब टेबुलर किस फॉर्मेट में बनेगी, वो इंडिया में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग लॉ है, उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। अब दूसरी चीजें कि बैलेंस शीट के एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम, बैलेंस शीट टाइप, सिग्नेचर, नोट्स एंड सिग्नेचर और नोट्स टू अकाउंट्स, बंदर की पूंछ,
नोट्स टू अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बैलेंस शीट के पास नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है तो वो अधूरी बैलेंस शीट है। ओके, उससे हम क्या निकालते हैं? बैलेंस शीट क्या दर्शाती है? कंपनी की औकात। ओके, बैलेंस शीट से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? एक इन हाउस कंपनी अपनी पोजीशन जान सकती है कि मेरे को घाटा हो रहा है, मेरे को कहाँ पैसे से निकालना है, कहाँ से लगाना है, किस में लगाना है। और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी क्या है? प्रोफेशनल रेलिवेंस क्या है? बिजनेस एडवाइस, कि कंपनी को आगे एडवाइस करना कि कंपनी यहाँ जा सकती है, यहाँ से पैसे निकाल सकती है। तो वो सब चीजें बैलेंस शीट के बेस पे होता है। सबसे मेन चीज बैलेंस शीट क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बैलेंस शीट शॉर्ट समरी यहीं तक का है, ताकि हम एक समरी बना सकें। फ्यूचर में हम बैलेंस शीट को इन डेप्थ की करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स क्या होती हैं उसको भी हम आगे अपनी सीरीज में ला सकते हैं। और उसके लिए अगर कोई आपको डाउट है अभी बैलेंस शीट में एक बेसिक एनालिसिस में जो टीसीएस का खोला हुआ है बैलेंस शीट, तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट? तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल लेमैन के लिए कि भाई बैलेंस शीट क्या है वो समझ में आ गया होगा। बैलेंस शीट एक टेबुलर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू लॉ है, एंड कंक्लूजन ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस है, और उसके बेसिक पार्ट्स हमें देखने जरूरी है। ठीक है, अब इसकी डेप्थ एनालिसिस हम फ्यूचर में आने वाली सीरीज में हम करेंगे। ये एक बेसिक एनालिसिस था। शोभा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर फॉर टेकिंग सच अ वंडरफुल क्लास। और आज सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है अपने कैमरा को लीजिए ताकि साथ में पिक्चर ले सकें फॉर रिकॉर्ड प्रोसेस। अभिषेक, एक क्वेश्चन था चैट बॉक्स में, देखा था? एक, बस मैम इसके बाद कर लेते हैं शायद इसको। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। क्वेश्चन लिख लेते हैं सर। क्वेश्चन है मोनिका यादव जी का, डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट एंड एनजीओ। ट्रस्ट, मोनिका जी, ट्रस्ट और एनजीओ एक लेमैन के लैंग्वेज में समझे तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं। बट ट्रस्ट और एनजीओ क्या है कि फॉर्म होता है कि हम प्राइवेट लिमिटेड को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और एक प्रोप्राइटर को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। उन चीजों, ट्रस्ट क्या होता है कि ट्रस्ट एक ट्रस्ट डीड के या ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट होता है। एनजीओ, हम एनजीओ एक ब्रॉडर वे है, हम एक ट्रस्ट को एनजीओ भी बोल सकते हैं। एनजीओ जैसे हमारी सक्षम भारती है, वो एनजीओ भी है बट वो अपनी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो ब्रॉडर वे है कि इसके अंदर ट्रस्ट भी आता है, सोसाइटी भी आता है, और भी फॉर्मेट होते हैं जो एनजीओ की तरह काम करते हैं, राइट। और ट्रस्ट एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकॉर्पोरेट होता है, जिसका बेस होता है ट्रस्ट डीड या ट्रस्ट एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, राइट। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और अपने इंडेक्स के लिए आप अपने नाम और अपने फोन नंबर के लास्ट के फिर लिख के चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी आज के नमाज के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी वाइस प्रेसिडेंट सुबह वसीम मैम की होगी मैम। थैंक यू अभिषेक। कैन यू हियर मी? यस मैम, वी कैन यूज। यस मैम। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मिस्टर संदीप यादव जी ने ये जो एनालिसिस था ऑफ बैलेंस शीट बहुत ही सरल भाषा में एग्जाम्पल्स देके और हर एक सेंटेंस को बार बार समझाते हुए, ताकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी हो समझने में, तो हम वापस से उनको सुनते हैं और उनको समझते हैं।
तो जैसे उन्होंने बताया कि बैलेंस शीट क्या है, किसी भी कंपनी की एक बैलेंस शीट क्या है, कि एक एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस या प्रेजेंटेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन टैबुलर फॉर्म। तो बहुत ही सरल भाषा में हमको ये समझ में आया कि बैलेंस शीट है क्या किसी एक कंपनी की, और हम किस तरह से उसको निकालते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एंटिटीज। और उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छी एक चीज बताई थी जिसको रिलेट किया था उन्होंने, कि बंदर की पूंछ। वो बंदर की पूंछ क्या है एक बैलेंस शीट में, जैसे कि नोट्स, जो एंड में एक नोट्स दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बंदर की पूंछ या बैलेंस शीट की पूंछ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब एनालिसिस करते हैं हम। तो इस इतनी सरलता से इस टॉपिक को उन्होंने समझाया, और एग्जाम्पल्स दे दे के और साथ में स्लाइड प्रेजेंटेशन से, ताकि हमको मदद मिले और अंडरस्टैंडिंग हमारी इसमें इजी हो जाए। तो इस बैलेंस शीट से हमें बहुत ही अच्छी तरह से सीखने को मिलता है कि कंपनी की औकात क्या है, किसी भी कंपनी की औकात क्या है, और प्रोफेशनल रेलेवेंस क्या है। थैंक यू संदीप जी, जो आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमें समझाने की मदद की स्टूडेंट्स को। और मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट्स अपने सामने आए और अपने क्वेश्चंस पूछें। तो ऐसा लगेगा कि हम इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू बिल्कुल मैम, संदीप जी वंस थैंक यू अगेन। मैम, थैंक यू। कल की हमारी क्लास रहेगी on the topic details of internship companies where they can do wherever they can do internships. This will be taken up by Mr. Vinod Kalra ji. Thank you. Thank you, Jyotika ji. Thank you, everybody, for giving me this opportunity. Over to you, Abhishek. तो थैंक यू मैम फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और जैसा कि आपको बताया था कि आज की इस क्लास में हम साथ में आपको कल कैसे अपना टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि आपको अपना टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। और आप सभी मेक श्योर कीजिए कि जो आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, अगर आपके जो भी साथी हैं जिन्हें आप जानते हैं, वो प्लीज कल बैठें टेस्ट में। और उस टेस्ट के बिहाफ पे ही जो आपके मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से ही आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो इंश्योर करें कि आप टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करें। और अगर आपने कुछ सेशन मिस किया हो तो आप यूट्यूब पे हमारी सारी वीडियो डाली जाती हैं, अवेलेबल हैं, क्लास क्लासेस डाली गई हैं, तो आप सभी जाके उसे देख सकते हैं ताकि रिवीजन आपको अच्छे से हो सके। और चलिए चलते हैं, देखते हैं टेस्ट पास करना कैसा है। तो बेसिकली हम आपको एक लिंक देंगे, उस लिंक को आपको ग्रुप में मिल जाएगा, पब्लिक सेफ्टी ग्रुप जो भी आपका होगा। और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक फॉर्म दिखेगा। आई होप सभी को मेरी स्क्रीन में विजिबल होगी। सभी को दिख रहा है स्क्रीन? It is प्लीज properly. कंफर्म। सर ठीक है। तो जैसा कि ये टेस्ट है, ये लास्ट ईयर हमने हमारे जो इंग्लिश कम ट्रेनिंग का सेशन हुआ था उस पे था। तो ऐसे ही आपका एक अकाउंट्स ट्रेनिंग का भी क्वेश्चन फॉर्म होंगे और सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंश्योर करना है कि आप अपना ईमेल जो है उसे आप टिक करें, किस भी ईमेल से आप जिससे आप इस टेस्ट को दे रहे हैं। और ये जरूरी है कि आपके पास ईमेल आईडी हो, लॉगिन हो आपका ब्राउजर में, ठीक है, ताकि आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकें। जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप इस मेल के थ्रू हमको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको एक रिस्पॉन्स सीट आपको अपने फीडबैक के तौर पे आपको मेल आ जाएगी, जिससे आपको मान के चलिए कि आपने कंफर्मेशन होगा कि आपने टेस्ट दे दिया सही से। और दूसरा ये कि इस टेस्ट को देने के लिए आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा। अगर आपने दोबारा अटेम्प्ट किया तो ये आप दे नहीं पाएंगे। तो आराम से टेस्ट दीजिए बिना किसी भी जल्दीबाजी को दिखाते हुए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेल है, आई थिंक आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सो टिक करेंगे, एंड देन आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है। और हाँ, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, जो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे हम इसी नाम को उठा के सीधे सर्टिफिकेट पर डालेंगे। तो आप अपना नाम भी जल्दीबाजी में नहीं, जो भी आपका एक्चुअल ऑफिशियल नेम है आप वो डालेंगे यहाँ पे। और दूसरा, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर लिखना है ताकि आइडेंटिफाई हो सके कोई सिमिलर नाम का हो या किसको कांटेक्ट करना है आगे सर्टिफिकेट के लिए। तो आप प्लीज अपना फोन नंबर सही से उसे भी देख के डालेंगे। इससे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर आप कुछ भी डिटेल आप गलत तरीके से डालते हैं या फिर बोलते हैं इस तरह से आप चेंज कर दो, ये हमसे गलती होगी। फिर आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि इसमें 20 क्वेश्चन है। तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आप रिस्पॉन्स को चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये,
अगर आपने ए सी पे क्लिक कर दिया तो आप ए पे क्लिक कर सकते हो, तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को जब तक आपने सबमिट नहीं किया है इस टेस्ट को। तो आप सभी को अपने इस टेस्ट को कंप्लीट करना है अच्छे से, और जैसा कि एमसीक्यू में है, एमसीक्यू फॉर्म में ही आपसे टेस्ट दिया जाएगा। तो लास्ट में आते हैं, और जब आप लास्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा बटन का। अभी मैंने सारे क्लिक नहीं किए तो सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका टेस्ट हो जाएगा, और इसका आपको एक रिस्पॉन्स आपको अपने मेल पे मिल जाएगा, कंफर्मेशन कि आपने टेस्ट दे दिया है। ठीक, और इसके बाद आप क्लास सेशन को लीव कर सकते हैं, और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन होगी इसके बाद दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल एक गाइडेंस थी आपको अपना टेस्ट कैसे देना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप दोबारा यूट्यूब पे आकर देख लेना, या जिसे भी पूछना जानना हो वो भी दे सकता है। तो थैंक यू एवरीवन, और आगे हम वोटर साइंस के लिए आगे बढ़ते हैं। मिस फरहत जी की ओवर टू फरहत जी। Thank you, Abhishek ji. Good evening, dear friends. I, Farhat, on behalf of Saksham Rozgar Society, feel honored to extend a vote of thanks. I'm deeply thankful to CA Sandeep Yadav for taking a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all the seniors of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's session. Finally, thanks to Ms. Shobha Basin ma'am for having taken so much interest in the training sessions. Wishing you all a very good night. Over to you. अभिषेक, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है कि टाइम सेम होगा, आपने बता दिया टाइम का। तो थैंक यू फरहत जी, और आगे आप सभी के लिए यही है कि आप टेस्ट परचेस करें, ठीक है कल। और जैसा कि आपको इस क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, पिछली क्लास का लिंक आपको मिल गया है, तो आप इंश्योर करें आपने सब कुछ सही से सुना हो, आपने सब कुछ अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी बना ली हो टेस्ट के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को कल के लिए, और इस साथ हम क्लास से विदा लेते हैं। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।